हाय। हम लोग क्लास 10th के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम लोग ऑलरेडी 3-4 वीडियो बना चुके हैं, 3-4 टॉपिक पर, 3 टॉपिक पर बना चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा था कि लैंड था, कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्सेज कैसे है, रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे है और लैंड रिसोर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इन सब चीज़ों पर हम लोग लास्ट वीडियो बनाए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन का काउजेज़ क्या है और इसके डिग्रेडेशन से हम कैसे कैसे इसको जो है बचा सकते हैं, क्या क्या हमारा जो है तरीका होना चाहिए। फिर हम सॉइल पर आएंगे, सॉइल का फॉर्मेशन और उन सब चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए लैंड डिग्रेडेशन क्या है। लैंड डिग्रेडेशन इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल विच रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। लैंड डिग्रेडेशन है कि फर्टिलिटी का, लैंड के फर्टिलिटी का या और भी लैंड से अदर न्यूट्रिएंट्स का जो है रिड्यूस हो जाना, वॉश अवे हो जाना, जिससे फर्टिलिटी उसकी कम हो जाती है, उसी को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। अब है क्या काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन जो किस किस वजह से ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसके जो फर्टिलिटी है और बाकी अदर न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं। तो सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन है, दूसरा ओवर ग्रेजिंग है, तीसरा अर्बनाइजेशन है, फोर्थ है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र। ये सब जो है काउजेज़ हैं लैंड डिग्रेडेशन के। तो क्या क्या काउजेज़ हैं? सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन है। जब बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन होता है कि बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर जो है फॉरेस्ट को क्लियर कर करके जो है कोई दूसरे एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करना, तो इसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है या सॉइल की जो फर्टिलिटी है या न्यूट्रिएंट्स कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है वहाँ की। ओवर ग्रेजिंग की वजह से होता है। ओवर ग्रेजिंग जब ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग हो जाती है तो उस वजह से भी वहाँ पर इरोजन शुरू हो जाता है या और भी अलग अलग तरीके से काउजेज से जो है डिग्रेडेशन होता है। फिर अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होते हैं जिस वजह से ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट। केमिकल वेस्ट अगर जो है किसी जगह पर हम ओपन जगह पर हम डंप कर दे रहे हैं तो उस वजह से भी सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। तो ये सब सारे हमारे काउजेज हैं, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। और भी रीजंस हैं जिस वजह से ज़मीन की क्वालिटी ख़राब हो रही है, लैंड डिग्रेड हो रही है। अब हमारा लैंड जब डिग्रेड हो रहा है तो हमारा टॉपिक है कि लैंड डिग्रेडेशन से हम कैसे बचाएं, लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाएं। तो बहुत सारा मेजर्स है, मेजर्स टू कंट्रोल द लैंड डिग्रेडेशन। क्या क्या मेजर्स है? सबसे पहला लैंड रिक्लेमेशन। लैंड रिक्लेमेशन होता है जो भी वेस्ट लैंड है हम उसको अलग अलग तरीके से उसको यूज़ में लाना और उसको जो है तैयार करना कल्टीवेशन के लिए या और भी अदर पर्पसेस के लिए। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। वेस्ट लैंड को हम अच्छे से मैनेज करें, उसको रीयूज़ में लाए दोबारा। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। हम फर्टिलाइज़र का और या पेस्टिसाइड्स का हम इन सब चीज़ों का जो है रेगुलेटेड इस्तेमाल करें, इनडिस्क्रिमिनेट नहीं, बेतरीके नहीं करें। जितनी ही ज़रूरत है हम उतनी ही करें और कोशिश करें इन सब चीज़ों के यूजेस को मिनिमाइज करने का, कम करने का। चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग जहाँ पर हो रही है उस ओवर ग्रेजिंग को हम चेक करने की कोशिश करें, ज़रूरत से ज़्यादा ग्रेजिंग किसी जगह पर नहीं होने दें। इसके बाद कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ से भी जो ज़मीन की क्वालिटीज़ होती है, फर्टिलिटी होती है, वो सब डिग्रेड होती है। तो कोशिश करें कि माइनिंग वगैरह को भी कंट्रोल करने का। उसके बाद बाय प्रॉपर इरिगेशन। इरिगेशन भी हम अच्छे से करें, प्रॉपर जो साइंटिफिक तरीके से हम इरिगेशन करें। इनडिस्क्रिमिनेट जो ख़ास करके जो जो हमारा फ्लो होता है या फिर जो है पानी जो हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ओवर ग्रेजिंग में, इरिगेशन में, वो भी हमारा जो है सरफेस फ्लो इरिगेशन जिसको कहते हैं, तो ये भी ज़मीन को नुकसान पहुंचाता है। सोइल की जो मिनरल कंटेंट होती है वो वॉश अवे हो जाता है इससे।
आगे देखिए, या वाटर लॉगिंग भी होता है। एफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट ज़रूरत जहाँ पर मुमकिन हो, मुनासिब हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने की हम कोशिश करें, इसी को एफॉरेस्टेशन कहते हैं। जिन जिन जगहों पर जो है एफॉरेस्टेशन होगा वहाँ की सॉइल डिग्रेड होने से जो है बचेगी। एंड प्रिवेंटिंग द डिफॉरेस्टेशन, और जब हम एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो डिफॉरेस्टेशन नहीं होने दें, डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करें। डिस्चार्ज इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट ओनली आफ्टर द प्रॉपर ट्रीटमेंट, ये भी एक बड़ा रीज़न है। इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज से जो वेस्ट होते हैं और जो हम ओपनली डंप कर दिया जाता है लैंड पर, जिस वजह से लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है, लैंड डिग्रेड होती है। तो कोशिश करें इन सब चीज़ों को प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही उसको ओपनली डंप करने का, या फिर हम ऐसे जगह डंप करें जहाँ से लैंड को डिग्रेड नहीं हो, या हम ज़मीन के अंदर डगिंग कर करके उसके अंदर हम कवर कर दें, जिससे ना ही वो बाहर रहेगा ना ही ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होगी। अब हमारा है देखिए सॉइल, जब ज़मीन की बात कर लिए तो अब हम सॉइल की बात करते हैं, जो दूसरा कंटेंट है। सॉइल है क्या? इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का जो सबसे ऊपरी का लेयर है, ऊपरी लेयर है, उसी को हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ द लूज मटेरियल, ये लूज मटेरियल होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, और कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांस, इसमें कुछ ऑर्गेनिक सबस्टांस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ह्यूमस वगैरह सब होता है, और जो है इनऑर्गेनिक क्या होता है? तो इनऑर्गेनिक जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब चीज़, पोटेशियम, जो जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहती है। तो ये सब जो है सॉइल क्या होता है? इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट का ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है, जिसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट्स दोनों होते हैं। अब ह्यूमस को हम लोग देखें, ह्यूमस क्या है? इट इज़ द डार्क कलर्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ह्यूमस ऑर्गेनिक होता है, जो कैसे बनता है? डेड प्लांट्स और एनिमल के रेसिड्यू से जो है ये डिकम्पोज होने के बाद बनता है, तो इसको ह्यूमस कहते हैं। एनिमल या प्लांट के रीमेन से डिकम्पोज होने के बाद ह्यूमस का फॉर्मेशन होता है। ये डार्क कलर्ड होता है, ये सॉइल के लिए बहुत फर्टाइल होता है, और ये सॉइल का ऑर्गेनिक कंटेंट होता है। अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। आखिर क्या क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों पर सॉइल की फॉर्मेशन डिपेंड करती है? तो सबसे पहला फैक्टर है रिलीफ। रिलीफ मीन्स वहाँ पे टाइप ऑफ लैंड देयर, ज़मीन कैसी है? माउंटेनियस एरिया है, प्लेन एरिया है, या फिर प्लेटिव एरिया है। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है कि वहाँ का ये कैसे होगा, सॉइल का फॉर्मेशन कैसा होगा, जल्दी होगा, अच्छा सॉइल का फॉर्मेशन होगा, नहीं होगा, इन सब चीज़ों पर। तो हम लोगों को पता है जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर रिवर के डिकम्पोजिशन की वजह से एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेन एरिया में सॉइल का फॉर्मेशन आसानी से होता है और जल्दी होता है, और जो हम माउंटेनियस एरिया वगैरह देखते हैं तो उन सब जगहों पर सॉइल का फॉर्मेशन जल्दी नहीं होता है। तो सबसे पहला फैक्टर था हमारा रिलीफ, द टाइप ऑफ लैंड देयर। वहाँ पे जिस जगह पे की बात कर रहे हैं वहाँ पे टाइप ऑफ लैंड कैसा है, प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, या प्लेट्यूज है। फिर हम पेरेंट्स रॉक को देखते हैं, वहाँ पे रॉक कैसी है। तो इट डिटरमाइन वहाँ पे रॉक कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक है, इग्नियस रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है, और ये डिपेंड करता है उस सॉइल की कलर कैसी होगी, टेक्सचर कैसा होगा। टेक्सचर मीन्स वो टच में कैसा होगा, इसके अलावा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होगी। तो जैसी रॉक होगी वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होगी, मिनरल कंटेंट्स वगैरह सब कैसा होगा, ये सब डिपेंड करता है पेरेंट्स रॉक पर। मतलब वो किस रॉक से, कैसे रॉक से, वहाँ पर कैसे रॉक्स पाए जा रहे हैं और कैसे रॉक से वो बने हैं। फिर हमारा डिपेंड करता है क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट में क्या, रेनफॉल एंड टेम्परेचर, ठीक है। जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन जल्दी होगा। क्यों? वहाँ पे वेदरिंग भी जो है जल्दी होगा, और ह्यूमस का फॉर्मेशन भी जल्दी जल्दी होगा। तो क्लाइमेट में रेनफॉल और टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्लाइमेट और रेनफॉल भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे आसानी से सॉइल का फॉर्मेशन होगा और जल्दी होगा। फिर है हमारा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा सॉइल का थिकनेस होगा, उतना ज़्यादा सॉइल की टेक्सचर अच्छी होगी और वहाँ फर्टिलिटी होगी सॉइल की। इट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल, कहाँ पर कितनी मोटी सॉइल का फॉर्मेशन हुआ ये टाइम पर डिपेंड करेगा। जितना लॉन्ग ड्यूरेशन होगा उतना ज़्यादा फर्टाइल होगा। फिर हमारा है ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होंगे, जहाँ पर ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, वहाँ पर सॉइल का बेहतर फॉर्मेशन होगा और जल्दी फॉर्मेशन होगा। उस सॉइल में
ज़्यादा से ज़्यादा जो है मिनरल कंटेंट्स होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंटेंट दोनों होंगे। अब नेक्स्ट है हमारा सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं, उन लेयर्स को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। कितने लेयर्स हैं? देखिए, देयर आर 4 डिफरेंट लेयर्स, 4 डिफरेंट लेयर होते हैं। जो सबसे पहला टॉप सॉइल, दूसरा है हमारा सब सॉइल, तीसरा है वेदर्ड रॉक और चौथा है बेड रॉक। ठीक है, तो इसमें से जो टॉप सॉइल होता है उसी में कल्टीवेशन होती है, क्योंकि इसमें ह्यूमस और मिनरल्स जो है वो ज़्यादा होता है और टॉप सॉइल पर ही कल्टीवेशन होती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो अलग अलग डिफरेंट सॉइल्स जो इंडिया में पाए जाते हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।